आपके साथ में कौन कंट्री खड़े होगी? कोई नहीं। कि कौन आपके साथ आके बंदूक उठा के रणभूमि में जाएगा? कोई नहीं। मतलब आपने जो शिकारी कुत्ता पाला था वो अब आपको ही काट रहा है। लेकिन दुश्मन आपके घर में बैठा है तो आप बाहर मार के करेंगे? नहीं, जिसने एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर हमला किया था वो दाढ़ी वाला जो टेररिस्ट है जो अभी जेल में है, उसको तो बड़े आराम से वो साउथ ब्लॉक में घूमता था। क्यों अचानक से एंटी क्लाइमेक्स हुआ? ये बात बहुत कम लोगों को पता है। यही गेम चेंजर थे। सीज फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल की जो विध्वंसक शक्ति है वो इतनी जबरदस्त होती है, और वही नहीं, जिस तरीके का धमाका होता है वो एक्चुअली जो उन्होंने सुना है वो कहते हैं कि कलेजा बाहर आ जाता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ 2.5 घंटे बंकर में बैठ के छुपे रहे। टेररिज्म का इश्यू स्टार्ट होता है स्लीपर सेल से। स्लीपर सेल क्या है? स्लीपर सेल ओवरग्राउंड वर्कर। जेएन के पुलिस में जो लोग हैं उनकी शादियां हुई हैं, पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, वो रह रहे हैं। दे आर द स्लीपर सेल्स। तो स्लीपर सेल्स को खत्म करने के लिए अभी तक कुछ किया क्यों नहीं गया? स्लीपर सेल्स यही करते हैं और इनको कोई हिला नहीं सकता। पर इनकी लिस्ट हर एक थानेदार के पास है। कौन ऐसा थानेदार है कोई ये नहीं बता सकता कि मेरे इलाके में ये बंदा है, क्या है, कोई बोलता नहीं। तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद खत्म होने वाला है? ये ऑपरेशन सिंदूर का ही पार्ट है, स्लीपर सेल भी। पर अगर पाकिस्तान की आर्मी अंदर आ गई देन इट्स अ फुल फ्लेजेड वॉर। तो वी विल वेट फॉर दैट फर्स्ट मूव फ्रॉम पाकिस्तान? नो, वी विल नॉट वेट, बट वी शुड स्टार्ट द पीओके एक्शन। भारत के लिए पीओके ऑक्यूपाई करना कितना आसान है और कितना जरूरी है? आसान? क्या कह रही है? कि टेररिज्म की जो समस्या है अगर खत्म कर दिए जाते हैं तब खत्म होगी। 10 मई 2025, जिस वक्त भारत की जांबाज सेना पाकिस्तान को धूल चटा रही थी, उसके नापाक मंसूबों को नाकाम कर रही थी, उसके ताबड़तोड़ हमलों को ध्वस्त कर रही थी, उसके कई एयरबेस और आतंकी ठिकानों को नष्ट कर चुकी थी। इसी बीच शाम ठीक 5:33 पर एक ट्वीट किया जाता है और सब कुछ खामोश हो जाता है। यह ट्वीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और इसके कुछ देर के बाद भारत की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई। 10 मई को ऐसा क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया? क्यों अमेरिका की तरफ से इसकी घोषणा सबसे पहले की गई? किस लिए यह सीज फायर किया गया? किसने यह सीज फायर किया? क्यों यह सीज फायर किया गया? और क्यों इसके कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान ने यह सीज फायर तोड़ दिया और फिर कई ताबड़तोड़ हमले किए और उसके कुछ और घंटों के बाद ये हमले बंद कर दिए गए और शांति कायम हो गई? चीन इस बीच क्या कर रहा था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज हर भारतीय के मन में उठ रहे हैं और इन सभी सवालों का अनफिल्टर्ड जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, जो एयरफोर्स के फाइटर पायलट रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन रहे हैं और 32 देशों को युद्ध के नियम सिखा चुके हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। Most welcome, Wing Commander Bakshi, to Unfiltered with Ajita Jain podcast. And Jai Hind. Jai Hind. And thank you very much for your time and presence, sir. Thank you, Ajita. Ceasefire की सर इनसाइड स्टोरी क्या है? जिस वक्त ऐसा लगा कि भारत का पलड़ा भारी है, चीजें निर्णायक दौर में जा रही हैं, क्यों अचानक से क्लाइमेक्स की तरफ जाते जाते एंटी क्लाइमेक्स हो गया? अजिता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सीज फायर का घोषणा हुई, किस तरीके से घोषणा हुई, इस बात पे चर्चा हो रही है। क्यों हुई? मैं मानता हूँ कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे थे। ऑन द फेस ऑफ इट हम बड़ी पॉजिटिव पोजीशन में थे, मैं मानता हूँ। पर जब सीज फायर हुई, सीज फायर अब ट्वीट करी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, वो तो ऑन द फेस ऑफ इट है
क्या उससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे लीडर से कोई वार्तालाप की थी कि मैं सीज़ फायर का ट्वीट करूंगा और ये तरीके से लूँगा, ये प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा? ऐसे तो नहीं सीज़ फायर होता। ये कुछ रीज़न होगा। भाई रीज़न्स कई हो सकते हैं। आप इस बात को मान के चलिए कि अमेरिका इस समय नहीं चाहता था कि अमेरिका के वेपन सिस्टम्स वगैरह और चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स, अब वो देखना चाहता था कौन किसके तरफ भारी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। उनके जो डिफेंस कॉरपोरेट सेक्टर है वो क्या इस बात को वह सहमति दे रहा था कि हम इस अपने वेपन सिस्टम्स को एक्सपोज करें या ना करें। आपको मैं बता दूं, ये डिफेंस कॉरपोरेट सेक्टर एक वो डीप स्टेट है जो प्रेसिडेंट्स के डिसीजन से ऊपर चलता है। अगर वेपन प्रोडक्शन यूनिट्स, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप, मैकडॉनल्ड डगलस वगैरह ये कंपनीज अगर किसी बात से खुश नहीं होती, प्रेसिडेंट अपने डिसीजन चेंज कर देते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। तो इस बात को लेकर भी बात हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा ठोस यही बात हुई है। और ये बात भी हो सकती है कि पाकिस्तान ने जो मेन मुद्दा सब लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने घोषणा करी कि हम बड़े प्रेशर में पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अटैक किए थे रावलपिंडी के 3-4 बेसिस के चारों तरफ, उनके एयर रनवे पे, रडार पे ब्रह्मोस मिसाइल से। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो विध्वंसक शक्ति है वो इतनी ज़बरदस्त होती है। और वही नहीं, जिस तरीके का धमाका होता है वो एक्चुअली जो उन्होंने सुना है वो कहते हैं कि कलेजा बाहर आ जाता है वेटरन्स का भी, मतलब सुनकर। वो उसने जो डिस्ट्रक्शन करी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ 2.5 घंटे बंकर में बैठ के छुपे रहे, जब क्योंकि पास रावलपिंडी बेस बिल्कुल बगल में था। जब वहाँ पे बात हुई तो वो 2.5 घंटे छुपे रहे। इसके बाद उन्होंने गुहार लगाई अमेरिकन को, प्रेसिडेंट को, कि प्लीज़ डू समथिंग, वी वांट अ सीज फायर, वी आर रेडी फॉर ऑल, जो कि कंडीशंस होंगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ये अच्छा मौका है टू बी इन द लाइमलाइट। एंड अमेरिकन की जो हमारे साथ रिलेशन है इस समय बहुत अच्छे हैं, हर वक्त अच्छे नहीं थे। ये रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज आर लाइक मॉनसून प्लांट्स, मॉनसून ग्रोथ, आते हैं और जाते हैं। 71 में यही प्रेसिडेंट, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। 71 वॉर में ही इंदिरा गांधी और निक्सन के बीच में गाली देने की नौबत आ रही थी। जो अपशब्द उन्हें इंदिरा गांधी के लिए कहे थे, इंदिरा गांधी ने उसको खरी खोटी सुनाई थी। तो उस टाइम की बात दूसरी है। पर इस टाइम जब हमारे को गुहार लगाई, मैसेज आया प्रेसिडेंट का, तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को उनको कंडीशन मंजूर करता है जो आपकी कंडीशन है कि टेररिज्म को खात्मा होगा टोटल का टोटल, और इत्यादि इत्यादि। जो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम को लगा कि ये ठीक है। अगर तो हमारा मेन एम क्या था? मेन एम है हमारा टेररिज्म को ख़त्म करना। तो यानी कि सर हम उनके न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंच गए थे। आपको मैं बताता हूँ, उनको और डर लगा। यही जब अटैक हो रहे थे तो सरगोदा के बगल में किराना हिल्स हैं, किराना हिल्स में उनका न्यूक्लियर वेपन्स है, F-16 का उनका बेस है और वहाँ पे उनके हैं। और जगह भी रखे होंगे, ये मैं नहीं कहता नहीं रखे। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये भी सोचा कि कहीं अब गलत आदमी के ऊपर हाथ में कोई उनका न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग टीम में कोई ऐसा अंदर बंदा ना घुस जाए जो कि अनटुवर्ड चीज़ कर ले। वो भी एक इनपुट है। मैं वेरियस इनपुट्स बता रहा हूँ आपको, वो भी एक इनपुट है। और उसके कारण फिर प्रेसिडेंट ने सोचा कि मैं मोदी साहब को कह के थोड़ा इस बात पे और रोक लगाता हूँ ताकि हम चीज़ को रीअलाइन कर लें और सेटल कर लें। ये भी हो सकता है। पर सम टोटल ये है, जो मेरे अनुमान से जो है मेन रीज़न यही है कि इतना ज़्यादा उनका जो नुकसान शुरू हो गया था पाकिस्तान के बेसिस का, उनके रडार का, कि उनसे सहन नहीं हो रहा था। उनको ये नहीं पता था कि हमारे जो स्मॉर्म ड्रोन्स जो चाइना ने दिए हैं और बरख्तियार जो टर्की ने दिए हैं वो काफ़ी पड़ेंगे, जो ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ। तो ये इस चीज़ को लेकर जब पाकिस्तान ने गुहार लगाई तो अमेरिका ने हमको अप्रोच किया
और हमने फिर कहा हम सोचते हैं, अब प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूर अपनी टीम से बात की होगी और फिर डीजीएमओ से जो भी बात हुई होगी, बात करके जो प्रोटोकॉल के तरीके हैं, और हमने सीज फायर एक्सेप्ट कर ली। तो मतलब नूर खान पर, सरगोधा पर और जकोबाबाद पर जो स्ट्राइक भारत ने की, पाकिस्तान के इन बेसिस को जो नष्ट रहीम किया यार है, खान भी, जकोबाबाद भी, हाँ सब जगह बिल्कुल, हुई। तो ये गेम चेंजर थे। बिल्कुल यही गेम चेंजर थे। और गेम चेंजर, मेन गेम चेंजर था जो पहले था हमारी टीम में, जो फुटबॉलर, वो था ब्रह्मोस मिसाइल। आपको मैं बता दूं, इस इंसिडेंट के बाद ब्रह्मोस के ऑर्डर्स इंक्रीज हो गए हैं। अब कंट्रीज ने अपने ऑर्डर्स इंक्रीज कर दिए हैं और कंट्रीज ऑर्डर और दे हमने रही हैं। अभी लखनऊ में भी एक और यूनिट अभी स्टार्ट की योगी है साहब की जो मीटिंग ब्रह्मोस थी, की। योगी साहब की जो मीटिंग थी, वो सिर्फ ब्रह्मोस का नाम ले रहे थे, क्योंकि ब्रह्मोस की और यूनिट्स खुल रही हैं, जो डिफेंस कॉरिडोर, 6 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, यूनिट्स बन रही हैं यूपी में और साउथ में, इसको लेकर। और ब्रह्मोस की अब यूनिट, और ब्रह्मोस की जब बात आई गई तो मैं बता दूं कि ब्रह्मोस में फर्दर R&D हो रही है, और जो लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस बनाई जाएंगी वो लाइटर वेट की होंगी, जो एयर में कैरी करी जाएंगी। अभी सुखोई कैरी कर रहा है, MiG-29 कैरी करता है। इसके ऊपर एक की जगह 3 की बात भी आ रही है कि एक साथ 3 ब्रह्मोस की, जो जब आप देख लीजिए कि ब्रह्मोस मिसाइल लग जाती है, और फाइटर की रेंज देखिए एयर टू एयर रिफ्यूलर के बाद और इंक्रीज हो गई। उसके बाद ब्रह्मोस की जो रेंज है, अब ब्रह्मोस की रेंज को इंक्रीज 800 किलोमीटर तक किया जा रहा है। अभी तो 350 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर एकदम से होने वाली है, और उसके बाद 800 किलोमीटर होने वाली है। आप सोच लीजिए, अभी भी अगर सिंध के, राजस्थान के बॉर्डर पे अगर रफेल ब्रह्मोस फायर करता है, वो कहाँ तक जाती है। और भी हमारे पास मिसाइल्स हैं जो लॉन्ग रेंज है। बट विंग कमांडर बख्शी, एक जो परसेप्शन आम लोगों में जा रहा है वो ये जा रहा है कि हम बहुत डिफेंसिव रहे, वो हमारे ऊपर हमला करते रहे, हम उनके हमलों को नाकाम करते रहे, हम उस तरह से ऑफेंसिव नहीं हुए जैसा हमको होना चाहिए था, हम उस तरह से अटैकिंग नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वॉर छेड़ दिया, लेकिन हम उस वॉर को प्रिवेंट करते रहे। ये जो आप कह रही हैं बात, ये बहुत पुरानी बात है, और लगातार कह रहा हूँ मैं इसको, हर वक्त हर समय ये बोलता आया हूँ कि जब तक बॉक्सिंग में आप ऑफेंसिव नहीं होंगे, आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। डिफेंसिव में आप अपना बचाव करेंगे पर बाउट नहीं जीतेंगे, आपको अटैक करना होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि वी शुड बी द अटैकर एंड दे शुड बी कंप्लेनिंग, नॉट द अदर वे अराउंड, कि देखो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये डोजियर है, ये डोजियर है। हमें इन सब पे नहीं जाना चाहिए। आप अटैक नाउ एंड टॉक लेटर, हमारी वो पॉलिसी नहीं रही है अभी तक। अब चेंज आ रहा है, अब हमने देखा है कि ऑफेंसिव हो रहे हैं, तो एकदम से आप, ये भी नहीं है कि हम अपनी गवर्नमेंट को कहें और उन्होंने बात की ना की, अब इधर भी घुस गए उधर भी घुस गए। लड़ाई ऐसे नहीं होगी, लड़ाई सोच समझ के होती है, अपनी शतरंज की चाल को सोच समझ के करते हैं। कोई जल्दी नहीं है हमें, हमारे को पास बहुत समय है। हम ये नहीं चाहिए कि अभी कर, आराम से करेंगे, नो प्रॉब्लम। हमें और भी चीज़ें, और भी इनपुट्स लेने हैं। अभी बाकी कंट्रीज़ का रवैया क्या है, किस बात का इंतजार है? रवैये देखिए। नहीं, इंतज़ार ये है, हमको कुछ और भी सामान चाहिए होगा। हमारे चीफ ने बोला होगा कि वी रिक्वायर दिस 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 दिस, ये भी हो सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी को सैम मानेकशॉ ने बोला था, हमारे यहाँ हमें टाइम का देखना पड़ेगा। इस समय लड़ाई शुरू हो जाती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, गर्मियों में लड़ाई बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आप अपने को देख लीजिए, अगर 4 बार 5 बार आपको इस गर्मियों में बंकर में भागना पड़ेगा, या आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भागोगा, बड़ा फ़र्क पड़ता है। पानी की कमी हो जाएगी, वाटर रन शॉर्ट, सप्लाई लाइन रुक जाएंगी। इसका बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रीज़न है, मैं आपको वेरियस रीजंस गिना रहा हूँ जो चीज़ हो सकती है। पर यहाँ यही था कि हमने उनकी बात मान ली, क्योंकि हमको भी अपनी कुछ और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम बात की बात मान गए। और पर हमने ये नहीं कहा हम लड़ाई बंद कर देंगे, हमने कहा सीज़ फायर है। सीज़ फायर का मतलब है आपका बटन घोड़े के दबा नहीं रहा, आपकी उंगली घोड़े की उंगली से उतर गई है, पर वहीं के वहीं हैं, एम्यूनिशन वही हैं, पोजीशंस वही हैं, लॉजिक्स वही आ रहा है, और आप रेडी हैं, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो के इंतजार में। डीजीएमओ ने भी कहा वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो। एग्जैक्टली, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन रेडीनेस प्लेटफॉर्म पे हैं, ORP। 2 एयरक्राफ्ट फुल्ली आर्म्ड आर 24 आवर्स पायलट सिटिंग, 24 आवर्स पायलट चेंज होते रहते हैं। ये हर एक बेस के ऊपर है। तो आप ये हिंडन से लेके किसी भी बेस पे चले जाइए,
वहाँ पे रेडी वेट कर रहे हैं। तो ये हमारा सिनारियो है, वी आर वेटिंग। एक बड़ा सवाल विंग कमांडर बख्शी ये है कि अगर ये सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया, पाकिस्तान पूरी तरह से डर गया, घुटनों पर आ गया, उसको लगा कि अब बहुत कुछ हो सकता है, तो भलाई इसी में है कि कोई भी मध्यस्थता करा दे और सीज फायर हो जाए। तो फिर जब सीज फायर अनाउंस हुआ, जब भारत ने भी अनाउंस कर दिया, हुआ है, उसके कुछ घंटे के बाद पाकिस्तान ने फिर हमला कर दिया। हमला कर दिया, वो मैं बता देता हूँ। हमला देखिए, इनके बीच में भी पाकिस्तान के अंदर आर्मी में कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो लोअर लेवल की जो लीडरशिप है, यंगर जनरेशन, यूथ, दे आर जस्ट अगेंस्ट टेररिज्म। दे डोंट वांट कश्मीर इशू। वो कहते हैं हमारा वीज़ा पासपोर्ट खुले, हम इंडिया में जाएं, तिजारत करें, टूरिज्म करें। दे वांट दैट। वो ये जिहाद विहाद किसी के चक्कर में नहीं है। वो हंसी उड़ाते हैं इन मुल्लों की कि ये क्या बात है, ये अब आर्मी घिर गई है। और आर्मी को इसलिए वो डिसलाइक करते हैं। वो आर्मी को इतना डिसलाइक नहीं करते, पर क्यों करते हैं? 85% ऑफ आर्म पाकिस्तान कमर्शियल एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। यहाँ तक कि एयर होस्टेस की ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट भी उनके अंडर में आती है। ये मैं लेवल बता रहा हूँ आपको। सबका पैसा उनको आता है। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को उनके पास में बैठी है। गद्दी पे कैसे बैठे रहे? गद्दी पे बैठने का एक तरीका है, पाकिस्तान की पब्लिक को कह रहे हैं देखो हुआ, कश्मीर अलाइव है, इंडिया अटैक कर रहा है। और उसको कैसे बैठे रहेंगे? उसको बैठे रहने के लिए आपको टेररिज्म का सहारा लेना पड़ता है। वही तो अंदर जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी अंदर जाएगी तो कन्वेंशनल वॉर में हमारे को सामना नहीं कर सकती, तो टेररिस्ट भेजती है। और टेररिस्ट कैसे जाते हैं? स्लीपर सेल के थ्रू। आपका ये चेन ऑफ कमांड है जो स्लीपर सेल से जो बात शुरू होती है। अगर कश्मीर में स्लीपर सेल ना होते, टेररिस्ट घुस ही नहीं सकता। पर स्लीपर सेल इसलिए घुसता है, वो रिलीजियस डिवाइड का सहारा लेते हैं। सारी टेररिज्म इज रिलीजियस डिवाइड पे बनी हुई है। एवरी आपका देश का विभाजन रिलीजियस डिवाइड पे, कश्मीर प्रॉब्लम रिलीजियस डिवाइड पे, एंड वर्ल्ड में जो रेडिकल इस्लाम है वो इसी डिवाइड पे बना हुआ है। रेडिकल इस्लाम मीन्स विच इज सपोर्टिंग टेररिज्म, नॉट द एंटायर इस्लाम। एंटायर इस्लाम इज टोटली डिफरेंट। वो जो बंदे हैं जब कश्मीर पाकिस्तान में, दे आर अगेंस्ट दोस टेररिस्ट। तभी देखिए उनका कोई परवाह नहीं करता, बल्कि उनका कार्टून बनाते हैं। आप कभी कभी उनके ट्विटर देखिए और उनके यूट्यूब देखिए, ये बात है। अब और पाकिस्तान की आर्मी के अंडर में अब वही लोग हैं, वो एंटी हैं मुनीर के। दे आर अगेंस्ट मुनीर एंड दे वांट टू रिमूव हिम फ्रॉम द पोस्ट। कूडीटा होने का डर है वहाँ पे। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है किसी ये तो पाकिस्तान का शुरू से इतिहास रहा है। वहाँ उनके जनरल्स के तख्ता पलट होते रहते हैं। तख्ता ही पलट है। और क्यों पाकिस्तान का बंदा लीडर क्यों बनना चाहता है? ये नहीं कि वो पाकिस्तान से बड़ा प्यार करता है। पाकिस्तान एज इट इज़ अ स्टेट जो रिलीजियस बेस पे बनी, कभी स्टेट बनती नहीं है। स्टेट कल्चरल रिक्वायरमेंट पे बनती है, नॉट रिलीजन पे। तो ये पाकिस्तान ऑलरेडी इज इन द वीक विकेट एज अ कंट्री। 75 साल पुरानी कंट्री इज ऑलरेडी इन द वीक विकेट। तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या करें? वो कैसे, उसको गद्दी पे भी बैठना है, तो किसी तरीके से वो लड़ाई जारी रखना चाहता है। लड़ाई जारी रखने के लिए बड़े चौंचले करे लगाए, बड़े उसने खेल खेले, पर अभी उसकी चल नहीं रही है, क्योंकि ये कैट इज आउट ऑफ द बैग। ये लड़ाई शुरू हो गई, ये जो हो रही है, अब इसका प्रॉब्लम आ गई। एक चीज़ बता दूं, काउंटर प्रोडक्टिव ये रहा, उसने जो पहलगाम पे हमला किया, वो कश्मीर में सॉलिडेरिटी आ गई। एक मुसलमान निकल के आके कहने लगा ये हो क्या रहा है। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर गुहार लगा दी कि मैं किस मुंह से स्टेट मांगूं जब मैं अपने लोगों को ही नहीं बचा पाया। तो देखिए अब मुनीर को पता चला कि ये तो यार उल्टा ही गेम हो गया। मैं डिवाइड करना चाहता था कश्मीर को, मुसलमानों और हिंदुओं को, ये जो मिल गए आपस में। तो लोग कहते हैं, कर गया तो लोग तो कहते हैं तो तूने ऐसी मूर्खता क्यों करी। तो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। चाइना की तरफ से जो हथियार और तमाम चीज़ें फंड की जाती हैं पाकिस्तान को, इसमें अभी जो 4 दिन ये हमले हुए, कहा यह जा रहा है कि चाइना का जो टेक्निकल ब्रांडिंग है वो भी एक्सपोज हुआ, बिकॉज उसके जो हथियार थे वो उस तरह से कारगर साबित नहीं हुए। अगर हम पाकिस्तान के पूरे डिफेंस सिस्टम को समझने की कोशिश करें, उनकी ताकत और कमज़ोरियों पर बात करें, तो उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए? पाकिस्तान कहाँ पर मजबूत है और कहाँ पर कमज़ोर है? देखिए, पाकिस्तान की जो कमज़ोरियाँ हैं कि पाकिस्तान की मजबूती पहले थी कि पाकिस्तान की आर्मी वेरी वेल ट्रेंड थी।
हमारी आर्मी किस तरह थी, क्योंकि बेस एक ही था। बल्कि 65-71 तक तो वो फौजी अफसर वही थे। यहाँ तक कि हमारे फादर मिलने गए थे A.K. नियाजी को, जब जबलपुर में प्रिजनर था वो तो उस टाइम। अब वो जनता चली गई, मरकब गई, सब स्वर्गवास हो गए। अब जो नई जनता आ रही है वो टोटली डिफरेंट है। तो पाकिस्तान की आर्मी वो नहीं है जो पहले होती थी, और पाकिस्तान की आर्मी में भी फैक्शंस आ गए हैं। अब बलोच रेजिमेंट्स होती थी, इतनी बलोच पावरफुल रेजिमेंट्स होती थी। अब बलूचिस्तान के आने के आग में लगने के बाद सारे जो बलोच फौज में हैं वो रह ही नहीं गए। जो बलोच फौज में किस नज़रिए से देखते हैं पंजाबी डोमिनेटेड फोर्स को। ये प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान इस प्रॉब्लम से जूझता हुआ अब खड़ा होने में उसको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पॉलिटिकली उसके खिलाफ मामला चल रहा है। इमरान खान की पूरी पार्टी और पख्तून तबके के लोग आधे बिल्कुल खिलाफ हैं। और पाकिस्तान के मुंह से निकल गया था कि हमें तो अमेरिका ने टेररिस्ट बनाया था। अमेरिका रशिया के खिलाफ जो करा था, ये वही बोल गया। जब वो बोल गया है तो अब सबको भी पता चल गया कि हाँ, हम टेररिस्ट हमने पैदा किए हैं, और वही टेररिस्ट अब इनको मार रहे हैं। मतलब आपने जो शिकारी कुत्ता पाला था वो अब आपको ही काट रहा है। तो ये जो चीज़ है, इसको अब किस तरीके से पाकिस्तान समझाए। ये पाकिस्तान की आर्मी पे आ गया है। पाकिस्तान की आर्मी गिरने की नौबत पे आ रही है। उनको आर्म सप्लाई बड़ी मुश्किल से हो रहा है, चाइना टर्की दे रहा है, पर पाकिस्तान की सपोर्ट गई नहीं है। पाकिस्तान को टर्की से, चाइना से, इंडोनेशिया से बाजे में हो रही है, और बांग्लादेश से, OIC कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं। 1.9 बिलियन का तो उनको लोन सैंक्शन हो गया है। सैंक्शन करने वाला कौन? उसके अंदर बीच में मेजर हाथ अमेरिका का है। तो अब आप अमेरिका, ये भी सर एक बहुत बड़ा झटका माना गया जब IMF की तरफ से, एक तरफ ये सिचुएशन थी इधर, और उम्मीद थी कि IMF जो है वो लोन सैंक्शन नहीं करेगा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी IMF की तरफ से फिर बताइए, लोन सैंक्शन कर दिया गया। आप बताइए, तो इस सिचुएशन में जो हमारे PM और प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर है, वो सब इन आंकड़ों को रख के डिसाइड कर रहे हैं कि लड़ाई कहाँ तक ले जाएं, क्योंकि आपके साथ में बहुत कम लोग होंगे। जब when it push comes to shove, you will find very few people will be standing by you. इंटरनेशनली, बिल्कुल इंटरनेशनली बात कर रहा हूं मैं। वेरी फ्यू पीपल, बिकॉज जितना भारत उठ रहा है आज, फर्ज करो आप इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि चाइना को डाउन कर देते हैं। अभी तो चाइना अमेरिका का प्रतिद्वंदी है। यू विल बिकम द प्रतिद्वंदी ऑफ अमेरिका। अमेरिका विल नॉट लाइक यू, क्योंकि आप उसकी ट्रेड कट करेंगे, आपका रुपया उसका डॉलर को कट करेगा, उसे कमर्शियल एक्टिविटी प्रॉब्लम आएगी, टैरिफ्स की प्रॉब्लम आएगी। और इंडियन डायस्पोरा एज इट इज वेरी स्ट्रांग। अमेरिका को रात को तारे दिखाई दे जाएंगे अगर इंडिया स्ट्रांग हो गया। हालांकि इंडिया उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, वो दूसरी बात है, पर उसको तो खौफ बढ़ जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वी कम बैक टू द सेम थिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये सारी चीज़ें उनके माइंड में हैं कि मेरे को ये लोन IMF मेरे साथ है कौन? विच कंट्री इज विद मी? नेपाल, इज इट विद यू? आज चाइना के रिप्रेजेंटेटिव नेपाल में हैं, काला पानी में, उत्तराखंड के वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। द नेपालीज गवर्नमेंट इज नॉट वेरी वेल विद यू एट द मोमेंट। सो इज भूटान। बांग्लादेश तो है ही नहीं। म्यांमार की क्या कंडीशन आप देख लीजिए। पूरी बे ऑफ बंगाल में फ्रॉम सेंट मार्टिन आइलैंड, कोको, हब्बन तोता, सब चाइनीज की समरीज घूम रही हैं। अब ग्वादार पोर्ट पे ऑलरेडी चाइना का कब्जा हो रहा है। वो जो बलूचिस्तान का मेन पोर्ट है, जो वहाँ पे सारी प्रॉब्लम आ रही है। 2.5 जो अमाउंट ऑफ पीपल विच आर अमेरिकन सोल्जर्स आर इन POK, चाइनीज इमेंस अमाउंट सोल्जर्स आर देयर। हमें वो भी इक्वेशन देखनी पड़ेगी कि अगर लड़ाई जारी रहती है तो क्या चाइना बांग्लादेश को मिला के एक फ्रंट खोलेगा इंडिया के ऊपर, और जब खुलता है तो आपकी क्या हालत होगी, ये भी देखना पड़ेगा। विंग कमांडर बख्शी, अगर आज की तारीख में युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ कौन कौन से देश खड़े हुए नजर आएंगे? आपके साथ में कौन कंट्री खड़े होगी? कोई नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जब आप कहते हैं हमारे साथ कौन खड़े हैं, खड़े के मतलब आपसे क्या मतलब है कि कौन आपके साथ आके बंदूक उठा के रणभूमि में जाएगा? कोई नहीं। पर अगर आप ये है कि आपके लिए कोई यूनाइटेड नेशन में उंगली उठानी, हाथ उठाना है, वो बात है, और या आपको आर्म सप्लाई करना है, ये बात है। तो देखिए,
आर्म सप्लाई की जो बात है वो आपके जो 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 सप्लाई कर रहा है रशिया, वो आपको तब तक सप्लाई करेगा जब तक चाइना उसको हामी भरेगा। अदरवाइज रशिया बिल्कुल कर्टेल कर सकता है। रशिया ने पहले भी कर्टेल किया हमारे पे, जब हमारा HF-24 डाउन किया था और कहा कि ये इस स्क्वाड्रन को आप ग्राउंड करिए और MiG-23 फ्लाई करिए। रशिया अपना हित की बात सोचता है, जहाँ उसका हित कन्वर्ट जो नहीं होता हमारे साथ में, वो हमको छोड़ सकता है। ये मैं आपको बता दूं, कहीं ये मत सोच बैठना कि रशिया कभी नहीं छोड़ेगा आपको। बात आई चाइना की। चाइना विल नॉट लीव पाकिस्तान बिकॉज चाइना ने $130 बिलियन निवेश किया हुआ है और चाइना नहीं चाहता कि ये स्ट्रेटेजिक एरिया पाकिस्तान का हाथ से निकल जाए इंडिया के पास में, क्योंकि चाइना को पता है इंडिया इज सुपीरियर टू पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान को जाने नहीं देगा, वो खड़ा रहेगा पाकिस्तान के साथ में। उसके साथ बांग्लादेश खड़ा रहेगा, बांग्लादेश का सोल्जर आके लड़ेगा। ये मैं बता दूं आपको, नेपाल का सोल्जर आपके साथ लड़े ना लड़े, बांग्लादेश का सोल्जर आके आपके खिलाफ लड़ेगा। फिर आपके और टर्की आप भूल जाइए, टर्की आपको पूरा सप्लाई करेगा पाकिस्तान को, आपके खिलाफ सप्लाई करेगा। तो आप बताइए कौन सी और कड़ी, और जो फाइनेंस जो आएगा मिडिल ईस्ट से वो निरंतर जारी रहेगा पाकिस्तान को। नाउ कम टू इंडिया। तो जिस तरह से सर पाकिस्तान के साथ चाइना मजबूती से खड़ा है, भारत का कोई भी दोस्त नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी गलत ख्याल में मत रहना। आप बताइए कौन है? क्या रशिया या अमेरिका आएगा कि मैं खड़ा हूं, अब देखो भारत को कौन कुछ कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उसने तो ये भी कह दिया, यू पीपल आर, यू मस्ट सॉर्ट आउट योर ओन थिंग्स एंड ऑल। आप तो कई डिकेड से लड़ रहे हो, आप तो कई सदियों से लड़ रहे हो। बात है। और अब वो ऐसा क्यों है? बिकॉज अमेरिका हमारे को लिप सर्विस देता है कि जहाँ तक मैं भारत का फ़ायदा उठा सकूँ वो उठाऊंगा, क्योंकि भारत इतना शक्तिशाली देश है, हमारी इतनी स्टैंडिंग है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, टेक्नोलॉजी हमारी इतनी स्ट्रांग हो रही है, हमारा डायस्पोरा अमेरिका में इतना स्ट्रांग है कि उसको हमारे को प्लीज़ करना है। पर एक बात मैं बता दूं, जो ये भी कह रहा है कि मैं तो यूनाइटेड नेशंस में, पहले तो यूनाइटेड नेशंस की बात की कि इंडिया को जाना चाहिए, फिर कहा मैं आपके मध्यस्थता करूंगा। मध्यस्थता क्या मतलब क्या है? कि कोई ये कह दे कि मेरी लड़कियों का रेप हुआ है तो कोई कह सकता है कि मैं आप दोनों मिलकर बात करो, मैं मध्यस्थता करूंगा? ये बात वो है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपके साथ में अमेरिका वहीं तक आएगा जहाँ तक कि ये हाँ हाँ ही हा हा हु है, और जहाँ तक आप अमेरिका के आर्म्स ले रहे हो, और अमेरिका को पता है इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। हाँ, हमारे को सप्लाई जरूर करता रहेगा, रेट ऑफ सप्लाई जो बढ़ जाएगा, जैसे कि कारगिल की लड़ाई में हमें सोने के भाव एम्यूनिशन लेना पड़ रहा था, तभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे आप किसी बात को मत करिए। सबसे पहला मुद्दा भारत का प्राइम मिनिस्टर का है आत्मनिर्भरता। जैसे कि आपने कहा कि चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, गदार पोर्ट पर सारा का सारा ये उसका इन्वेस्टमेंट। लेकिन चाइना इज नोन फॉर हैविंग टेरिटोरियल एक्सपेंशन आल्सो, आइंग टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ऑब्वियसली उसने, और वो भी देखिए हमारे पुराने ज़माने में ठाकुर लोग, बरवाजा लोग एक जंगल को पालते थे, वहाँ शिकार को पालते थे ताकि जब जानवर ज़्यादा हो जाए तो हम जाके शिकार कर सकें। पाकिस्तान को चाइना ने वही बनाया हुआ है, उसको अपना शिकार का एरिया बनाया है जहाँ उसका फ़ायदा उठाएगा। जब उसको मौका मिलेगा उसका वो फ़ायदा उठाएगा, उसकी टेरिटरी को क्लेम करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, और उसका लोन नहीं दे पाएगा, कॉलोनी बन जाएगी। यू विल हैव ईस्ट चाइना, वेस्ट चाइना कॉलोनी बनेगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी पाकिस्तान में, बिल्कुल बन जाएगी। प्यार नहीं है चाइना को पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। ऑब्जेक्शन वो रो रो के बड़े आसमान पे तक गुहार लगाएगा, कौन उसकी मदद करेगा? कौन करेगा उसकी मदद? रशिया, अमेरिका वहां तक मदद करने को तैयार है कि उनको रोकने की कोशिश करेगा, पर अमेरिका मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा। अमेरिका ताइवान तक की बात नहीं, मैं आपको बचाने नहीं आएगा। जो अभी तो चाइना, साउथ चाइना सी जिसकी मैंने बात की थी, अभी वहां बढ़ रहा है,
उसका डर लग रहा है सबको। तो यानी कि चाइना भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, सिर्फ अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उस वजह से वो उसके साथ है। वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। टर्की इसलिए कि चाइना टर्की पास है, नॉर्थ कोरिया भी इसमें घुसेगा, वो भी पाकिस्तान को मदद देगा, क्योंकि ये सब मिलके काम कर रहे हैं। और इस्लामिक जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बड़ा कोहेसिव होता है। तो ये जो एक स्टेटमेंट टेलीविजन चैनल पर एक चाइनीज प्रोफेसर ने दिया ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ डिस्कशन, उन्होंने ये कहा कि अपने और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में बोला कि वी आर आयरन क्लैड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डोंट एवर अंडर एस्टिमेट चाइनाज कमिटमेंट टू पाकिस्तान टू डिफेंड इट्स सोवरेनिटी एंड टेरिटरी। सो यू थिंक कि चाइना स्टैंड बाय इट्स स्टांस? बिल्कुल, चाइना विल स्टैंड बाय पाकिस्तान फॉर दिस रीजन ओनली, कि मेरे शिकार को कोई ना ले जाए, वो रहेगा, और क्योंकि उसका फायदा वो उठाना चाहता है। दैट इज व्हाट इट इज। देखिए, एक टाइम था पाकिस्तान वाज द मिस्ट्रेस ऑफ अमेरिका, है, चाइना ने उसको छीन लिया, अब वो उसके लॉयल्टी चाइना के साथ हो गई है। बात सारी ये है। और जहाँ से पैसा ज़्यादा मिल रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान उसका हो रहा है। तो पहले अमेरिका से था, अब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, कभी F-16 पे, कभी प्रेस्लर अमेंडमेंट बिल, ये है। फिर भी अमेरिका भी नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका क्या नहीं चाहता कि टोटल चाइना वहाँ घुस जाए, क्योंकि फिर अमेरिका वो जो जितने गिलगित हुज्जा की जो बेसिस लेना चाहता है वो नहीं ले पाएगा। वो लेना इसलिए चाहता है चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये इक्वेशन सिर्फ साधारण नहीं है, इसमें काउंटर इक्वेशंस भी बनी हुई हैं। चाइना को भी काउंटर करना चाहता है अमेरिका, इसलिए वो पाकिस्तान को अपने पास रखेगा, और चाइना इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को हेल्प करेगा क्योंकि उसने इतना समावेश किया है और वो अमेरिका को बाहर रखना चाहता है। तो बिटवीन पाकिस्तान या अमेरिका और चाइना दोनों ही उसको आने की कोशिश कर रहे हैं। एट द मोमेंट चाइना का पल्ला भारी है। क्यों? क्योंकि चाइना, पाकिस्तान ने गलती कर दी थी, उसको आर्म सप्लाई बंद कर दिया था, उससे चाइनीज ने सारे आर्म्स ले आया। जहाँ पाकिस्तान के पास अमेरिकन वेपन्स होते थे, सेबर्स एंड एवरीथिंग, वो सारे T-38 एक्सेट्रा, वो सारे के सारे अब अमेरिका, रशियन आ गए हैं और चाइनीज़ आ गए हैं, क्योंकि चाइनीज़ ने सारे रशियन इक्विपमेंट रिवर्स इंजीनियर करके बनाए और पहला मार्केट पाकिस्तान था, तो वो कर दिया। तो ये गेम बिल्कुल जारी है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम है। मैं आपको बता दूं, चाइना नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान को। चाइना को पाकिस्तान को बचा के इसलिए रखेगा ताकि इंडिया उसका शिकार ना कर ले और कोई कंट्री शिकार ना कर ले। टर्की पाकिस्तान को बचा के रखेगा, क्योंकि टर्की के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू टर्की वो खलीफा बनना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड का। ISIS हेडक्वार्टर को चैलेंज कर रहा है, इसको पाकिस्तान का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये बात है। 7 मई से 10 मई के बीच जो कुछ हुआ, इसमें चाइना इस दौरान क्या कर रहा था? 7 मई और 10 मई तो बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहा था, अपने सप्लाई कर रहा था। सप्लाई 1 लाख स्वॉर्म ड्रोन्स उसने पाकिस्तान को सप्लाई किए। लोग 50,000 कहते हैं, 50,000 1 लाख ड्रोन्स किए। जब उसका C-130 हरकुलिस उसका आया टर्की का, उसने क्या कहते हैं बरख्तियार ऑफलोड करना शुरू किया। शिप से बरख्तियार को लेके आया लोड भर के। जो ड्रोन्स बड़े वाले ड्रोन्स होते हैं, जो आर्मामेंट कैरिंग ड्रोन्स होते हैं, जो चाइनीज़ के ड्रोन से स्मॉल होते हैं, स्वॉर्म ड्रोन है, एक बार आते हैं आपके एयर डिफेंस को सैचुरेट कर देते हैं। वो दूसरे वो ड्रोन्स का कार्यक्रम वो दूसरा है, पर दोनों ही ड्रोन्स काम आते हैं, और दोनों हमारी एयर डिफेंस ने दोनों को गिराया, वो दूसरी बात है, वो हमारी शक्ति का प्रदर्शन है। चाइना के जो ड्रोन्स आए थे, क्या वो सब स्टैंडर्ड थे? जैसा कि एक थ्योरी, चाइना के ड्रोन सब स्टैंडर्ड थे, और इसी दौरान चाइना देख रहा, चाइना को अब पता चला कि मेरी कमज़ोरियां कहाँ हैं। अब ये जो सीज़ फायर हुई है, जो पाकिस्तान चाहता था, वो इसलिए कि वो अपनी कमज़ोरियों को ठीक कर सके और समय ले सके तैयारी करने का। चाइना उसको और समय दे रहा, सप्लाई करेगा। ये पाकिस्तान के फेवर में हुआ है सीज़ फायर। ये जो हुआ हाँ, पिछले 4 दिन, व्हाटएवर हैज हैपेंड, इसमें पूरा जो फोकस है वो टेररिज्म से शिफ्ट होकर कश्मीर इशू पर चला गया। आप मानते हैं इसको? मैं ये कह रहा हूँ कि जो इशू था, दैट वाज टेररिज्म एंड POK इशू। ये था POK के इशू को जब स्टार्ट होने लगा तो बात हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो टेररिज्म का इशू स्टार्ट होता है स्लीपर सेल से, और स्लीपर सेल कौन है? जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, राइट फ्रॉम
श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं, साउथ में बहुत सारे हैं। दे सपोर्ट द पाकिस्तान कॉज, दे सपोर्ट द रेडिकल इस्लामिक कॉज। ये है वो। तो स्लीपर सेल क्या है? स्लीपर सेल आर ओवरग्राउंड वर्कर। जैसे आप अभी काम कर रहे हैं, हमको क्या पता आप पाकिस्तानियों को पनाह नहीं दे रहे। आपके घर में जो आपके टेलीविजन में ही दिखाया था, उनके तहखाने बने हुए हैं। कैसे? तो फिर क्या करता पाकिस्तान? पाकिस्तान जब फिल्टर करता है टेररिस्ट को, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। श्रीनगर में आते हैं, उनको बताया जाता है कैसे 6-6 हफ्ते रह जाते हैं, 1-1 महीना कहाँ रहते हैं, पेड़ों में बैठ के। वो घरों में रहते हैं बिल्कुल। दे आर सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय दीज पीपल। ऑल द नीड्स, वाटर, पानी, एम्यूनिशन, ह्यूमन नीड्स, एवरीथिंग इज मुहैया कराई जाती है उनको, और वो बड़े आराम से डरते हैं। वो दिन तो चले गए जब एक एक बच्चा पत्थर फेंका करता था। वो तो बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको तो कर्टेल कर दिया गया है। बट येट दीज स्लीपर सेल्स आर देयर, दे आर द सपोर्ट। वो पंचायत वर्कर से लेकर नॉर्मल वर्कर्स, JNK पुलिस में जो लोग हैं, उनकी शादियां हुई हैं, पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, वो रह रहे हैं। दे आर द स्लीपर सेल्स। कश्मीरी पंडितों के घर में कौन रह रहा है? जिन्होंने घर नहीं खरीदे और वो रह रहे हैं, कौन है वो? दे आर द सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, दे आर द स्लीपर सेल्स। हमारी पॉलिटिकल मशीनरी की कमजोरी थी अब तक कि आप कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कुछ कर पाए? क्योंकि आप यू आर लुकिंग एट द पॉलिटिकल लॉबी, और पॉलिटिकल लॉबी आपका मुंह बंद कर देती थी। ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग थी। ये बात खत्म कर दूं। 1989 में कश्मीरी पंडित का प्रॉब्लम हुई। उस रात को आर्मी कहां थी? 5 लाख फैमिलीज की औरतों को 6 महीने से रेप कर रहे हैं, उनके बदन काटे जा रहे हैं। जो हुआ कश्मीर में, आप उसको पढ़िए। फिर एक रात 4.5 या 4.75 लाख फैमिलीज आर विकेटिंग। 3 किलोमीटर दूर आर्मी कमांडर का घर है। वो क्या सोच रहा होगा कि यार क्या हो रहा है? देश का खंडन हो रहा है, सॉवरेनिटी एट स्टेक। मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या काम है? क्या उसके मन में बात नहीं आई होगी? आई होगी, पर डॉक्ट्रिन में कहीं नहीं लिखा। कोई रूल पोजीशन नहीं है इस बात की। उसको यही नहीं पता कि मैं करूं क्या। मैजिस्ट्रेट को वेट करूं कि वो आएगा, मेरे को बताएगा सिविल ऑर्डर। ये प्रॉब्लम सॉल्व, इसका फायदा उठाया पाकिस्तान ने। इसको हमें दूर करना है। तो हमारे को जो ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व करनी है, डॉक्ट्रिन दोबारा लिखनी पड़ेगी। इंटरनल सिक्योरिटी, आर्मी का रोल क्या होता है टू सेव द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। तो स्लीपर सेल्स को खत्म करने के लिए अभी तक कुछ किया क्यों नहीं गया? अभी तक तो कुछ नहीं किया गया, क्योंकि पॉलिटिकली सो वेल कनेक्टेड थे। जब रूबिया की बेटी को, वो जब शाह कौन था, होम मिनिस्टर की बेटी रूबिया जो थी, उसका किडनैप हुआ था, एयरक्राफ्ट में बैठा के दिल्ली लाया गया था। जिसने एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर हमला किया था, वो दाढ़ी वाला जो टेररिस्ट है, जो अभी जेल में है, उसको तो बड़े आराम से वो साउथ ब्लॉक में घूमता था। इसलिए टेररिस्ट पे कोई इसलिए स्लीपर सेल पे कोई कार्यक्रम नहीं आया। यही स्लीपर सेल्स थे उस टाइम। आप चीफ मिनिस्टर्स की भाषा सुनते, जो अब बदल गए हैं, वो क्या कहते थे स्लीपर सेल्स के बारे में? यही कहते थे। और हमारे गवर्नमेंट का यही रूल था, स्लीपर सेल हो या टेररिस्ट हो, इवन फ्रॉम खालिस्तान। ये स्लीपर सेल्स अभी एक्टिव होंगे तो इंडिया में? स्लीपर सेल्स यही करते हैं, और इनको कोई हला नहीं सकता। वो कोई क्लर्क है, कोई ये है, कोई टीचर है, कोई सब्जी बेच रहा है, ये है स्लीपर सेल। पर इनकी लिस्ट हर एक थानेदार के पास है। कौन ऐसा थानेदार है, कोई ये नहीं बता सकता कि मेरे इलाके में ये बंदा है, क्या है। वो कोई बोलता नहीं है, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं सिस्टम है? अब पूछिए। आपके पास में 15 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आपके पास में कितनी और एजेंसीज हैं, किसके कमांड के अंडर में है? कहते हैं हम यूनिफाइड कमांड है। यूनिफाइड कमांड का मतलब क्या है? कि हम सब मिले हाँ भैया हम इकट्ठे काम कर लेंगे। ये यूनिफाइड कमांड नहीं होता। यूनिफाइड कमांड होता है, एक कमांडर होता है और सारी एजेंसीज उसके अंडर होती हैं। आप अपने टेलीविजन को देख लीजिए, अगर सर आप यूनिफाइड कमांड होगा, अब हाँ मैं काम कर लूँगा, आप अपने बॉस को बोल दे, वो भी कह दे, वो भी कह दे, हम ऐसा करेंगे। ये नहीं होता। यू हैव टू ऑल रिपोर्ट टू योर बॉस, देन यूनिफाइड वन कमांड एंड कंट्रोल होता है। ये हमने लाए नहीं है। कमांडर बख्शी, जिसको अक्सर कहा जाता है जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो ये कहा जाता है कि बिना लोकल सपोर्ट के नहीं होता है, तो क्या वो लोग लोकल सपोर्ट जो है वो स्लीपर सेल है? वो ही है लोकल सपोर्ट। इसीलिए आपका टेररिस्ट आके बड़े आराम से कहाँ रहता है? आपके टेलीविजन मैंने बताया, तहखाने दिखाए गए, टनल दिखाई गए, आपके घरों में दिखाए गए, सारे मेन टेलीविजन ने दिखाए। आप हम कैसे मिस कर सकते हैं? वो कहाँ हैं? वही तो है स्लीपर सेल्स। अगर स्लीपर सेल्स जैसा कि आप बता रहे आइडेंटिफाइड हैं, हर एरिया के लोकल थानेदार तक को पता है, देन व्हाट इज स्टॉपिंग? आई डोंट नो।
I want that answer myself. I've asked everywhere. I may tomorrow on your television I'll ask this. Why aren't we taking action? This is my question. सो यू थिंक कि टेररिज्म की जो समस्या है अगर स्लीपर सेल खत्म कर दिए जाते हैं तब खत्म होगी, नहीं तो आप कितने टेररिस्ट मार दोगे? 15-20 और उड़ा दो जी। वो इतनी भूखमरी और इतनी मारा मारी है, पाकिस्तान में गरीबी है, हाफिज सईद वगैरह सब पैदा होते रहेंगे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या स्लीपर सेल्स को खत्म करना आसान है? फिर आसान विल चाहिए, विल चाहिए। आसान तो कुछ नहीं है। पोल वॉल्ट के लिए भी चैंपियन बनने के लिए आपको विल चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, ये तो होता ही है। आपको करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये तो मैडम इट इज़ नॉट बड़ा ब्रिज का गेम है कि टेबल पे बैठे एयर कंडीशन कमरे में और अपनी चाल चली और बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं ये है। ऑपरेशन सिंदूर का ही पार्ट है, स्लीपर सेल भी, ये टेररिज्म का अंग है। तो एज फार आई एम कंसर्न, यू आर वेरी राइट, ये खत्म नहीं हुआ जब तक वो नहीं जाएगा। जब भारत की तरफ से कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि हमको ये सारा काम करना पड़ेगा, हमारी फौज चौकस रहेगी, और कहीं पीओके से मूवमेंट आई दिखी वहीं स्ट्रेट अवे स्ट्राइक होगी उसी टाइम। लेकिन दुश्मन आपके घर में बैठा है तो आप बाहर मार के करेंगे नहीं क्या? नहीं, दुश्मन तो बैठा सपोर्ट करने वाला, पर उसको आप साथ में देखिए। आपको कैंसर हो गया है, कैंसर में आपका एक जगह खत्म हो गई है, डॉक्टर उसको तो निकालेगा कम से कम, फिर आपको केमोथेरेपी में डालेगा। केमोथेरेपी इज अ लॉन्ग टर्म, स्लीपर सेल इज केमोथेरेपी। वो लॉन्ग टर्म आपको लगेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल लगेंगे उनको निकालने में, वो ठीक है, पर आपको अभी तो खत्म करना पड़ेगा। कल अगर टेररिस्ट फिर घुस रहा है, पहले आपको आर्टिलरी से इसको मार करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम जारी है पीछे, ये नहीं कि जो ये कर रहा है वो करेगा। आपकी फौज बहुत बड़ी है, संस्थाएं बहुत बड़ी हैं, और आपकी विल बहुत तगड़ी है। आप ये काम जारी रखिए। तो कब से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? वो तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था स्लीपर सेल का। आप खुद ही बताइए, 1989 से अब तक बैठे हैं, एक भी एफआईआर है आपके पास में? सब चुप हो जाते हैं और आप भी चुप हैं। बताइए क्यों नहीं हुआ एफआईआर? क्या बात है? किससे डर लगा हमें? कोई भूत आ गया? अभी तक हम बात करते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, सब कहते हैं ये पागल हो गया है जो बोलता है। अब बताइए क्यों नहीं है? ये बात है मैडम। तो जब तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, यू विल लिव विद दिस प्रॉब्लम फॉर 100 ईयर्स। ये जाएगी नहीं। आप पाकिस्तान को कब तक ब्लेम करेंगे? अफगानिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, ये करेंगे। आपको तंग करने वाले बहुत हैं। इन द करंट सिनेरियो, क्या आपको भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वॉर होता हुआ दिखता है? यस, हो सकता है। कौन सी बड़ी बात है? जब 48 में हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, कारगिल में हुआ, तो अब क्या प्रॉब्लम है? भगवान को छाप तो नहीं लगाएगी अब नहीं होगा। इट इज देयर एनी टाइम, और क्यों नहीं? देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड नॉट बी देयर। यस, इट कैन बी स्टॉप्ड। वॉर इज नॉट गुड, आई एग्री। वॉर इज नॉट द आंसर, आई एग्री। पर इफ वॉर बिकम्स अ कंपल्शन एंड आंसर कि हमको अब सर्जरी करनी है और इस पार्ट को निकालना है, तो विल हैव टू डू इट। तो वो डिसाइसिव मोमेंट क्या होगा? क्योंकि अभी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से वॉर इन्फ्लिक्ट किया गया, लेकिन हमने सिर्फ टेररिज्म तो की आज की जो मीटिंग पर कंसंट्रेट किया। तो आज की मीटिंग भी है, DGMO की मीटिंग है, फिर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है। लेट दिस ऑल बी ओवर, तो हमें पता चलेगा हाउ द लैंड लाइज। फिर उसके बाद में वील ऑब्जर्व इट फॉर मंथ एंड हाफ। जब शांति हो जाती है, फिर धीरे धीरे आप जैसी बात कर रही थी, स्लीपर सेल्स का निकालना शुरू हो जाएगा। वो चलता रहेगा। आप POK में आप सब देखेंगे कहाँ पर टेररिस्ट, अगर कोई जहाँ बेस है जहाँ से रात को फायरिंग हो रही है, क्यों फायरिंग का फ़ायदा उठाते हैं, वो अंदर घुस जाते हैं। तो वो कहाँ से, और फायरिंग हो रही है जिस जगह, आप उसको ऑक्यूपाई करेंगे। ये नहीं कि आपने जवाबी कार्रवाई दी और कह दिया हमने रिक्वायर्ड आंसर कर दिया। ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। रिक्वायर्ड आंसर इज annihilate द पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इट। मैं रिपीट करूंगा, annihilate द पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इट। भारत के लिए POK ऑक्यूपाई करना बिल्कुल जरूरी है, 100%। आसान है और जरूरी है। आसान क्या कह रही है? कितना आसान है और कितना जरूरी है? आई डोंट नो कितना आसान है, पर हमारे कैपेबिलिटी में है। भाई हम तो बड़े आराम से सोफे पे बैठ के लड़ाई की बात कर रहे हैं।
लड़ाई तो करनी पड़ेगी, खून बहाना पड़ेगा, डेड बॉडीज आपकी भी जाएंगी, शहादत आपके लोगों को भी होगी, मैं मानता हूँ, पर ये होगा, हो सकता है, और होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये मत सोचिए कि हम पिकनिक पार्टी में जाएंगे और हो गया आ जाएगा, गाते गाते वापस आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये होगा जरूर, पर आपको करना पड़ेगा। पर आपको अगर बात यहीं रोकनी है, ठीक है, अगर पाकिस्तान ने उसमें दखलंदाजी नहीं करी एंड केप्ट क्वाइट, तो बात अच्छी हो जाएगी। पर अगर पाकिस्तान की आर्मी अंदर आ गई, देन इट इज अ फुल फ्लेजेड वॉर। तो वी विल वेट फॉर दैट फर्स्ट मूव फ्रॉम पाकिस्तान? No, we will not wait. But we should start the POK action. And then if Pakistan army does not move, does not fight against us, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम उसको छोड़ देंगे। जिस दिन पाकिस्तान आर्मी एंटर करेगी, देन वील। एंड अच्छा हुआ अभी ये सारा कुछ खुलासा हो गया, ट्रंप ने इतनी बातें कर ली, ये सब कुछ बात हो गई, नहीं तो ये सब बात आई गई रह गई होती, तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, वो वाली बात होती। अब सब बात हो गई है। ये मेरे को लगता है एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है, ये ट्रंप का बीच में आना, और हम अब ट्रंप को स्नब करेंगे कि यू कैन नॉट इंटरफियर इन द थिंग, ये बड़ी अच्छी बात हो गई है। सबको पता चल गया क्या है, पब्लिक को पता चल गई, आपको, हमको, और ट्रंप को पता चल गई है कि भैया यहीं तक है। आप अच्छी बातें कर लिए, जितनी करना है, बातें ही बातों में रह जाएगी। इंडिया ने यही करना है, हमको ये बताना चाहिए। ये बात आज होगी, इसके बाद शायद फिर एक और वार्तालाप होगी प्राइम मिनिस्टर की ट्रंप के साथ में, सब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की और बात होगी। पर जो अब भारत ने कार्यक्रम किया है, इसके कारण अब प्रूव हो गया है कि इंडिया इज नाउ रियली गोइंग टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, नॉट ओनली फ्रॉम आर्मामेंट वाइज बट इन अ डिप्लोमेटिक पोजिशन वाइज, एज अ स्वर्ण भारत। आई कॉल इट ब्रेव न्यू इंडिया। ये उभर के आ रहा है। तो ये थैंक्स टू आवर एफर्ट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, अब मोदी साहब एक्सटर्नल अफेयर, होम मिनिस्ट्री, योगी साहब, ये सारे के सारे लीडर्स हैं, दे हैव गिवन दिस मोटिवेशनल स्ट्रेंथ टू इंडिया। और ये सब कुछ ये जो कहा गया अभी भारत की तरफ से कि अब टेररिज्म का हर एक्ट वुड बी टेकन एज अ वॉर। अब थैंक गॉड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, मेरे ज़हन में घूम रहा था कि क्या नहीं हुआ। ये बिल्कुल एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज गोइंग टू बी This is bang in time now. terrorist, but every act against the nation will be the act of terrorism. Anything against India, I will call it act of terrorism, or even more harmful than terrorism, and will be taken as anti-national, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, कल आपके ऑफिस के आगे भारत का झंडा जलाया जा रहा है और पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, मैं इधर से उधर नहीं देखूंगा। That person will have to be annihilated. It will be, he will be considered as enemy of the country. तब भारत का रूल पोजीशन तगड़ी होगी, नहीं तो बातों ही बातों में बात निकल जाएगी। हमें ये करना पड़ेगा। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म एज एक्ट ऑफ वॉर, ये तो क्या मेरा एक्ट ऑफ, मेरे लिए टेररिज्म इज पाकिस्तान फ्लैग इन फ्रंट ऑफ योर ऑफिस इज टेररिज्म। दैट इज वॉट इट इज, दिस इज वॉट वी हैव डिक्लेयर्ड। और ये मैंने टेलीविजन में तीन टेलीविजन में पूछ लिया है। सडनली दे वुड हैव फाउंड, वो घबरा गए, बात करने थे, हाँ हूँ ही हूँ कर, पता चल जाता है कि अब आपका करेज ऑफ कन्विक्शन कितना है, हाउ मच डू यू बिलीव इन व्हाट यू आर टॉकिंग। विंग कमांडर बख्शी, एक बड़ा कॉमन सेंटिमेंट है भारत में, वो ये कि पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए भारत को, उसको अपनी टेरिटरी में शामिल कर लेना चाहिए। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो इससे भारत को हासिल क्या होगा, और वहां पर जो एक धड़ा है या जो वहां के लोग हैं, क्या वो इंडिया को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा, ऑब्वियसली लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन। वो सोचते हैं, क्योंकि वो पहली बात तो पीओके को लेके हासिल क्या करें, पहले वो बात कर दूँ। देखिए, पीओके एज इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू। जो पीओके को कंट्रोल कर रहा है, गिलगित, हुंजा, स्कार्दू और ऑल दैट एरिया is comes under, which is very strategically important against China and against attack from the CAR side, kahin se bhi. With the strategy, plus POK is very mineral rich. The rare earth, the number of things which are available in POK, including water supply, the water table, everything. POK is very rich, strategically important is there. Culturally, the people are very supportive to us. ये भी बात है। अब पीओके के लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं,
दे विल एक्सेप्ट अस। मैं ये नहीं कहता कि डिफरेंसेस नहीं हैं, यहाँ और इलाहाबाद के में भी अब डिफरेंसेस होंगे, राजस्थान और जोधपुर में, और क्या कहते हैं मैंने राजपूत और जाटों के बीच में डिफरेंसेस देखे हैं, खून खराबा देखा है। ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी, बट आई एश्योर यू दैट विल बी अ एग्जाम्पल। एंड पीओके के लोग जो हैं वो बहुत सालों से, सदियों से दे हैव बीन विद द इंडियन, और वो सबसे कम खून खराबा जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो टेंशन होती थी सबसे कम होती थी। वी आर फ्रॉम दैट साइड, आई बिलोंग टू रावलपिंडी साइड, एंड वी आर पीपल नो, रेगुलरली जाते थे, माई ग्रैंड मदर इज फ्रॉम दैट एरिया, वी नो एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज। पर छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी, ये बात। पर लोग ये सोचते हैं कि ये मुस्लिम हैं, एंटी हिंदू हो जाएंगे, ये कुछ नहीं है, ये नहीं होगा। और दूसरी अब बात, मैं बात उस पर लाना चाहती हूँ जहाँ से ये पूरा एपिसोड शुरू हुआ, पहलगाम। हाँ, पहलगाम पर जो आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले के बाद के ये सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, रेपरकशंस हैं, जिसको देखते हुए इंडिया की तरफ से स्ट्राइक किया गया और फिर इस तरह से पूरा इशू एस्केलेट हुआ है। तो बहुत जल्दी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पहलगाम में आखिर हुआ क्या? ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ किस वजह से हुआ? क्या हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स मिस करे? इनपुट्स थे, नहीं थे? कैसे इतनी आसानी से इस तरह से टेररिस्ट ने वहाँ के लोगों को, टूरिस्ट को निशाना बनाया? मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं कहता था कि हमारे को ये टेररिज्म को दूर करने के लिए 2 स्टेप्स उठाने होंगे। एक तो पीओके से जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको तो रोकना होगा, इमीडिएट मिलिट्री एक्शन से लेके, दैट इज सर्जरी। बट लॉन्ग टर्म थेरेपी ये है स्लीपर सेल्स। जो स्लीपर सेल्स का जो अब रिपरकशन ये होता है कि आपके कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह, वेरियस 15 एजेंसीज हैं, वो किसी के कमांड में नहीं है, दे आर ऑल सेइंग आई एम यूनिफाइड। तो इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी दिया, देयर आर सपोर्टर्स विद इन द एजेंसी, देयर आर सपोर्टर्स विद इन पुलिस, दे आर विल नॉट इवन। और किसी, अब तो ये भी जेके पुलिस से कह दिया कि रूटीन, हमने मैसेज था, हमने कहा ये रूटीन मैसेज आया है, कुछ है, नो एक्शन रिक्वायर्ड। ये भी बात है। जब आप अपने बदलाव लाएंगे, एक कमांड एंड कंट्रोल में करेंगे, तो आपकी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी विल बी अंडर वन कमांड। ये आप सोचिए, कमांडर एक होगा, मतलब एक ऑप्स रूम ऐसे होगा, ऑप्स रूम के अंदर आप कमांडर बैठे हैं। तो यू मीन टू से कि यहाँ पर भी स्लीपर सेल्स एक्टिव थे, उनकी वजह से हुआ पहलगाम? बिल्कुल, पहलगाम को स्लीपर सेल की वजह से हुआ। स्लीपर सेल, तभी तो आपको अभी तक पता नहीं वो कौन थे, लड़के तो वहीं के थे, अभी तक क्यों नहीं पता चला? ऐसी क्या बड़ी बात है? हाँ, एक्शन ले लिया, घरों को उड़ा दिया, कैसे पता चला उनके घर हैं? कैसे पता चला? आपने 6-7 घर जो उड़ाए, उसको तो जो हमने नज़ारा देखा, वो इंफॉर्मेशन थी, उनकी इंफॉर्मेशन एक सडनली आ गई आपकी झोली में, एक तीतर ने आके आपके इंफॉर्मेशन गिरा दी, थी आपके पास में। तो हम जब तक स्लीपर सेल्स को नहीं खत्म कर लेते, जब तक आप स्लीपर सेल्स को नहीं खत्म करेंगे, या आपकी प्रॉब्लम जा ही नहीं सकती, भगवान भी नहीं हटा सकता। विंग कमांडर बख्शी, हम लगातार स्लीपर सेल्स की बात कर रहे हैं, आपने स्लीपर सेल्स के बारे में बहुत अच्छी जो भी जानकारी दी है, मुझे ये बताइए, कश्मीर इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्लीपर सेल्स, कश्मीर में और लोग भी हैं, तो वो क्या सोचते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। स्लीपर सेल इज अ वेरी फ्यू पर लिटिल बिट ऑफ स्लीपर सेल, बट दे आर वेरी क्रूशियल इन पोजिशन। वो डिसीजन एक बार मेरे को इंस्पेक्टर M.A. पंडित ने बताया था, जो शहीद हो गए, कि कैसे वो काम करते हैं। भाई वो he was a Muslim, but he told me everything. I was conducting his class. बट स्लीपर सेल्स जो बाकी लोग हैं कश्मीर के, जो नॉर्मल मुस्लिम है, सम ऑफ देम आर इवन मोर लॉयल टू इंडिया देन मी। आई कंसिडर दे आर क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। मैं उनके अभी नाम ले सकता हूँ, आई कैन ब्रिंग देम ऑन मीटिंग विद यू। दे मीट मी रेगुलरली। वो यही कहते हैं कि हमारे इन लोगों ने हम सबका नाम बदनाम किए हुए है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, द गोल्डन रिलीजन लाइक इस्लाम का नेम स्लर हुआ है because of this sleeper cell. Thank you so very much, Wing Commander Bakshi. It was a wonderful conversation with you. और मुझे उम्मीद है कि इतने सेंसिटिव और इतने
सीरियस इशू पर आपने जो तमाम जानकारियां दी हैं वो उससे हमारे जो दर्शक हैं उनके बहुत सारे डाउट्स दूर हुए होंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। जय हिंद। जय हिंद सर। तो उम्मीद करते हैं वो तमाम सवाल जो आपके जहन में अभी तक घूम रहे थे भारत और पाकिस्तान की स्थिति को लेकर, उनके जवाब आपको आज के इस पॉडकास्ट के जरिए ज़रूर मिले होंगे। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर डू मेंशन इट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।